Hello and welcome everybody for our next class in the age of industrialization, and we are going to study about the topic कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। तो आज हम लोग फैक्ट्री कैसे इंग्लैंड में या यूरोप में स्टार्ट हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज द एज वाज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज के शुरू होने के पहले जो समय था उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। और इस समय जो प्रोडक्शन होता था वो गाँवों में, देहातों में और विकेंद्रीकृत था। मीन्स इट वॉज स्कैटर्ड, दूर दूर तक बिखरा हुआ था। कोई व्यक्ति धागा बुनता था, कोई उसको रंगता था, कोई कपड़े उसको बना देता था, कोई उसको डाई कर देता था, कोई फिनिश करता था। तो अलग अलग काम जो था अलग अलग लोग करते थे। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज द blacksmith they produce the various types of axes, machine tools and others, and a variety of them were produced. तो जो भी प्रोडक्शन होता था अलग अलग आदमी अलग अलग जगह बैठे करते थे, कोई भी एक छत के नीचे नहीं करता था। When the factories came up, the production begins to be centralized, means under one single roof all the activities were done. तो कहने का यह मतलब है कि जब फैक्ट्री लगने शुरू हो गए तो सभी काम एक जगह होने लगे, लाइक मेकिंग अप क्लोथ, कपड़े बनाने का। देन first of all the thread was to be prepared, then the thread was to be dyed, then the thread was to be spun, spindle banana, then it was to be put on the spinning, and then the weaving was done, and then the finishing was done. The finishing was done at London. तो लंदन जो था इंग्लैंड का राजधानी, वहाँ पे फिनिशिंग सेंटर था, वहाँ पे कपड़ों को फिनिश करके पैक करता थे, and that packed clothes went to the various places in the world. Thus we can say that when the factories came up, the production begins to be centralized and it was doing at a single place. Then how was the factories not very much popular in the present at that time? तो उस समय जो फैक्ट्रीज थी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। वाई? बिकॉज द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टाइप ऑफ गुड्स। फैक्ट्री में जो गुड्स बनते थे वो यूनिफॉर्म थे। Machines were costly. Repairs were costly and spare parts of machines were not available easily. Cheap hand labor अवेलेबल। तो कहने के मतलब है कि फैक्ट्री उस समय पॉपुलर नहीं हो पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजिन्स विच वर देयर दे आर वेरी मच कॉस्टली एंड their spare parts, their repairs, maintenance were very much costly affair. The big industrialists can only support them. Then at that time in Britain, the hand labor was very much cheap. तो उस समय लेबर बहुत ही चीप, सस्ते थे और लेबर को एम्प्लॉय करके काम कराना आसान था। देन द प्रोडक्शन वॉज नॉट डन थ्रू आउट द ईयर। इंग्लैंड में उस समय प्रोडक्शन जो था क्रिसमस या ठंडी के समय ज़्यादा होता था। एंड एट दैट टाइम द डिमांड ऑफ लेबर वॉज वेरी मच, बट इन द स्पेयर टाइम द लेबर कैन बी रिलीज्ड एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो कहने का मतलब है कि सालों भर मजदूरों को मजदूरी देने की जरूरत नहीं थी। जब काम ज़्यादा होता था तो मजदूरों को लगा लेते थे लोग और काम समाप्ति के बाद उनको रिलीज कर देते थे। देयरफॉर द हैंड लेबर वर वेरी मच चीप, इजीली अवेलेबल एंड लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू मशीन। देयरफॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, द स्टीम इंजन। द स्टीम इंजन which was produced and improved by James Watt was a pioneer in the field of industrialization. तो स्टीम इंजन के आने से क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पिनिंग इंडस्ट्री
the textile industry adopted the steam engine, and afterwards the iron and steel industry also adopted it. Then in the mining sector, the steam engine was employed. In this way, the steam engine was a revolution for the industries. The steam engine was also employed in the railways to pull the carriages of the trains. In the last topic, we studied about that new cities developed due to the industrial revolution. The cities were Manchester, Lancashire, London, Glasgow, Liverpool, etc. And people began to migrate to cities. But in the city, the life was difficult. जब लोग ज़्यादा जाके शहरों में बसने लगे तो लाइफ वहाँ पे मुश्किल हो गई, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ livelihood, less jobs, then there was no accommodation, housing, sanitation or infrastructure like roads and others for the newly workers. If a worker has to find a job in the city, he should know a person called a jobber for that purpose. तो कहने का मतलब है कि लोगों को रोजगार पाने के लिए सबसे जरूरी क्या था कि उन लोगों को जान पहचान होनी ज़्यादा आवश्यक थी इन द फैक्ट्रीज. And the jobber was a person who used to employ the people from his own village. He used to take incentives from them in the form of money and others and employ those people. Therefore, finding a job in the प्राइमरी स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. तो उस समय नौकरी ढूंढ पाना शहरों में बहुत ही मुश्किल था, और जो लोग शहरों में जाते थे यदि उनके जान पहचान यदि अच्छे होते थे तो उनको नौकरी आसानी से मिल भी जाती थी उस समय. देयरफॉर द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाज वेरी स्लो. तो उस समय इंडस्ट्रियल जो चेंज पेस था, गति बहुत ही स्लोली अडॉप्ट हो रहा था. Now the comparison between hand labor and steam power. Very important topic. Hand labor versus steam power. I told you earlier that the industrial revolution, the hand labor was cheap and available all the time because the population was more and work was less. But steam power was very costly. The only merit of steam power was that it can do a lot of work in very less time. तो steam power का merit क्या था कि काम ज़्यादा होता था, जल्दी होता था, and it was easily available for export for foreign market. But in Victorian Britain the people preferred hand labor. तो hand labor ब्रिटेन में ज़्यादा प्रेफर लोग करते थे. The reason was that firstly hand labor was very cheap. तो hand labor सस्ता था, it was easily available, आसानी से उपलब्ध था because a lot of people were wanting jobs. Then the third thing, hand labor can produce goods of different dimension. hand labor से जो था goods अलग अलग वेराइटी के प्रोड्यूस करा सकते थे. मीन्स the goods can be produced by order, that I want this dimension of goods and you can produce it. In Britain there were 500 types of hammers and 45 types of axes produced. उस ब्रिटेन में जो टूल्स थे वो कई वेराइटी के प्रोड्यूस होते थे, and the workers who produced it had a variety and age over them. The aristocratic families, they used to prefer the handmade tools and clothes. तो कहने का मतलब ये है कि जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो थी उनको हैंडमेड टूल्स और कपड़े जो थे ज़्यादा पसंद थे. देन द मशीन्स प्रोड्यूस ओनली यूनिफॉर्म गुड्स. मशीन में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही तरह गुड्स होते हैं. देयर आर नो वैरायटी. वैरायटी की कमी होती थी मशीन्स में, इसीलिए मशीन मेड गुड्स वेर ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, एंड द पीपुल दे प्रेफर्ड द हैंडमेड गुड्स बिकॉज दे वर चीप, दे वर वैरायटी एंड दे वर इजीली अवेलेबल थ्रू आउट. Therefore, the preference of the handmade goods was much more than the machine-made. And the life of the workers, I told you, it was very difficult one. To find a job, a person has to know the jobber, who was the head worker in the factory. He should have good relation with him to find the job, such that he can make him settle in the factory and give him the job. Otherwise, it was a very difficult affair for the person to get a job. And thank you very much for listening to me. And if you have any questions and queries, you can put up. Have a very good day.